ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये रहेगा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 रहेगा और उसका नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसमें चैलेंज करूंगा आपसे। अगर आपकी क्षमता हो ना तो आज के जो वीडियो को भूल करके दिखा दीजिए, तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको भूल करके बताओ आप। मेरा ये चैलेंज है आपसे। क्या चैलेंज है कि आज जो मैंने पढ़ाया ना, वो सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, क्लास 10th में आप भूल के बता दीजिए। आपकी ये जितनी क्षमता हो भूलने की, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि एक बार वीडियो को देखने के बाद आप भूल के दिखा दीजिए। बस ये चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि आज का जो अंदाज होगा पढ़ाने का वो बहुत ही यूनिक होगा और इस तरीके से आपने कभी भी सोशल साइंस को पढ़ा नहीं होगा क्लास 10th लेवल पर। वो ऐसा क्यों? मैं आपको पढ़ाऊंगा मैपिंग से पूरा का पूरा, और मैपिंग पूरी की पूरी दिमाग में छप जाती है। क्या हो जाती है? छप जाती है। तो आइए देखिएगा, और ऐसी डे बाय डे हम क्लास लेके आएंगे और आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। आपकी मैथ की तैयारी तो चली रही है बहुत बेहतर, पूरी वीडियो कंटिन्यू में आ ही रही है, लेकिन इसके साथ में सोशल साइंस की भी क्लास 10th की आपकी डे बाय डे वीडियो आती रहेंगी। तो आइए देखिए, इसमें बात करते हैं। तो ये पूरा क्या है? भारत। क्या है? भारत। ये भारत का मैप है, नक्शा है। और आपको सामाजिक विज्ञान में देखने संसाधन। अब मैं संसाधन की बात करूं, संसाधन से ही क्या होता है? विकास होता है। संसाधनों से ही क्या होता है? विकास। तो संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन क्वेश्चन आता है आपका, संसाधन किसे कहते हैं? तो आप मुझे बताओ कि आप अपने घर में रहते हो, वो संसाधन है। जो ये लाइट देख रहे हो आप, वो संसाधन है। आप उसके बाद में जितना भी आप खेती बाड़ी में ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशिंग वगैरह, जितने भी उपकरण का यूज करते हो वो संसाधन है। उसके बाद पानी पीते हो, वो संसाधन है। आप जिस पर भूमि पर रहते हो वो संसाधन है। जिस हवा से आप ऑक्सीजन लेते हो वो संसाधन है। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, वो संसाधन है। तो ऐसे तमाम संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा? संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु या तत्व ही संसाधन कहलाते हैं। एक बार फिर बोलूंगा मैं, मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु और तत्व ही संसाधन कहलाते हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति अगर होती है तो संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन तो हो गया, अब विकास कैसे होगा? अब आप मुझे बताओ कि आपकी जो खेती है, घर की खेती है, उसमें पहले क्या करते थे? हल जोतते थे। तो 1 एकड़ ही खेती को एक दिन में जोत पाते थे आप, लेकिन आज संसाधन है तो आप उसी 1 एकड़ को आधे घंटे में जोत पाओगे। कितने घंटे में? आधे घंटे में। तो मुझे बताओ, समय आपका बचा या नहीं बचा? वो कैसे बचा? संसाधन से बचा। इसका मतलब वो समय आप कहीं दूसरी जगह पे लगा लोगे और दूसरी जगह लगा करके उस काम को भी पूरा कर लोगे, और वहां से भी क्या कर लोगे? पैसे कमा लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि संसाधन, जितना ज्यादा संसाधन बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? विकास बढ़ेगा। तो संसाधन जितने अच्छे हों, मतलब जितने अच्छे संसाधन होंगे और जितनी टेक्नोलॉजी वाले संसाधन होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? विकास होगा। तो संसाधन मैंने बताया, विकास मैंने बता दिया। अब आपको देखना है आगे। तो ये पूरा भारत है। अब भारत में क्या होंगे? वन क्षेत्र भी होगा और पठारी क्षेत्र भी होगा, मैदानी भी होगा और पर्वतीय क्षेत्र भी होता है। तो मैं आपको पहले तो बता दूं पठार क्या होते हैं। तो पठार क्या होते हैं? ये गए और ये, तो देखो यहां से ऊंचाई बढ़ी, फिर यहां ऊपर क्या होगा? समतल होगा, फिर क्या हो गई? जो ये क्या हो गई? ढलान हो गई। तो ऊपर जब अगर पठार पे आप ऊपर रहोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल प्लेन जगह है। क्या है? प्लेन जगह है। आपने छोटी छोटी मतलब क्या देखी होंगी? बल्लियां देखी होंगी, उठे हुए क्षेत्र देखे होंगे, उनको ही कहते हैं हम पठार, जो ऊपर से क्या होते हैं? समतल होते हैं। अब पर्वत क्या होते हैं? पर्वत इस टाइप के होते हैं। पर्वत इस टाइप के होते हैं, तो उनकी जो ढलान होती है वो क्या होती है? तीव्र होती है, अर्थात वो और ऊंचे होते हैं। पर्वत क्या होते हैं? और ऊंचे होते हैं। जो इनकी ऊपर वाली जो पीक पॉइंट होता है वो क्या होती है? ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी। ये पर्वत है। क्या है? पर्वत। अगर मैं ऐसे इसको ऐसा कर दूंगा, थोड़ा कम ढलान करूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे? पठार हो जाएंगे, और ऐसा करूंगा तो पर्वत हो जाएंगे। पर्वत ऊंचे होते हैं, पठार नीचे होते हैं।
अब बात करता हूं मैं इस पूरे भारत में पठारी क्षेत्र कितना है। इस पूरे भारत में पठारी क्षेत्र कितना होगा, तो वो होगा 27%। कितना होगा, 27%। तो पूरे भारत में पठारी क्षेत्र कितना होगा, 27% होगा। उसके बाद पठार के बाद क्या आएंगे, पर्वत, क्योंकि बोलते हैं ना पठार पर्वत, क्या बोलते हैं, पठार पर्वत। तो पठार तो होगा 27% और पर्वत कितने परसेंट हो जाएंगे, 30%। कितने परसेंट, 30%। अब पर्वत भी हो गए, पठार भी हो गए, अब इनमें उगेंगे क्या, पेड़ पौधे होंगे। इनमें क्या होंगे, पेड़ पौधे। कोई आप मुझे बताओ, मरुस्थली क्षेत्र तो नहीं है ये, पर्वत और पठार मरुस्थली क्षेत्र नहीं है, इनमें क्या उगे होंगे, पेड़ पौधे उगे होंगे, अर्थात वो वन क्षेत्र होगा। क्या होगा, वन क्षेत्र होगा। तो वन क्षेत्र टोटल कितना है, 33% है। कितना है, 33% है। अब पठारी क्षेत्र 27% देख लिया और पर्वतीय क्षेत्र 30% देख लिया। अब पर्वत और पठार इन दोनों पर क्या रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, अर्थात वन क्षेत्र रहेगा। तो वो वन क्षेत्र कितना परसेंट है, 33% है। कितना है, 33%। अब मैदानी क्षेत्र आ जाओ, क्या आ जाओ, मैदानी। जैसे ही पर्वत और पठार से जैसे ही उतरते हो आप, तो बिल्कुल जगह प्लेन दिखती है हमें, क्या दिखती है, प्लेन दिखती है, बढ़िया सपाट क्रिकेट खेलते ना मैदान, उसी प्रकार का मैदान हमें दिखता है। तो वो मैदान कितना परसेंट है, तो वो मैदान 43% है। कितना परसेंट है, 43% है। हमने 4 चीज देखी, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो पठारी क्षेत्र 27%, पर्वतीय क्षेत्र 30%, उसके बाद यहां पर वन क्षेत्र 33% और मैदानी क्षेत्र 43%। तो 27, 30, 33, 43, 27, 30, 33, 43। तो पहले पठारी, फिर वन, फिर पठारी, पर्वत, वन और उसके बाद में मैदानी क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा यहां पर कौन है, मैदानी क्षेत्र। कौन है, मैदानी क्षेत्र। तो हम बात करेंगे अधिकतर मैदान आपको दिखेगा कहाँ। तो मैंने एक ये लाइन खींच दी, अब भारत को मैंने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। भारत को मैंने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अब भारत का नीचे वाला हिस्सा देखो, ये राइट हैंड वाली पूर्व की दिशा होती है और लेफ्ट हैंड वाली पश्चिम की दिशा होती है। और हमारे सिर की जगह पर क्या रहता है, उत्तर रहता है, और पैर की साइड में क्या होता है, दक्षिण होता है। पैर की साइड क्या होता है, दक्षिण होता है। राइट हैंड साइड पूरब होता है, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम होता है। सिर जो है हमारा उत्तर होता है, पैर जो है हमारा दक्षिण होता है। तो भारत को 2 भागों में बांट दिया। तो जो इधर वाला क्षेत्र होगा, इधर नीचे वाला अर्थात दक्षिण वाला, तो हम इसको बोलेंगे दक्षिण भारत। क्या बोलेंगे, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। और एक क्या नाम से बोलते हैं इसको, एक नाम से और बोलते हैं, क्योंकि इधर भी जल है और इधर भी जल है और नीचे भी जल है। तो जब कोई क्षेत्र 3 ओर से जल से घिर जाता है, जब कोई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर भू क्षेत्र 3 ओर से जल से घिर जाता है, तो उसको कहेंगे प्रायद्वीप। क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। तो ये क्या है, प्रायद्वीप है। ये क्या है, प्रायद्वीप है। तो इसको हम दक्षिण भारत का प्रायद्वीप भी कहते हैं, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो दक्षिण भारत भी कह देंगे और क्या कह देंगे, प्रायद्वीप भी कह देंगे। तो इधर वाला अब देखो, जल के जो पास में भू क्षेत्र होता है, जल के जो पास में इधर पूरा जल है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब मैं बात करूं, इधर पूरा का पूरा क्या है, ये जल है, ये पूरा का पूरा क्या है, जल है, ये पूरा का पूरा जल है। अब ये जो किनारा है, ये जो भू क्षेत्र जल से टिका हुआ है, तो इसको कहेंगे हम कौन सा, क्या कहेंगे, पानी से जो लगा हुआ क्षेत्र होता है, तो उसको कहते हैं तट। क्या कहते हैं, तट। पूरब दिशा में, इसलिए ये पूर्वी तट हो गया, पूरब दिशा में इसलिए पूर्वी तट हो गया। और ये वाला हिस्सा भी पानी से टिका हुआ है, और ये पश्चिम में, तो इसलिए क्या हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। क्या हो गया, पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी तट। तो इधर पूरब कहते हैं तो ये पूर्वी तट, इधर वाले को पश्चिम कहते हैं तो ये पश्चिमी तट हो गया। ठीक है ना। तो आप खुद देखोगे, आप पूरी की पूरी चीजें आपको ऐसी एनालिसिस हो जाएगी कि आप भूल ही नहीं पाओगे इन चीजों को, आप भूल ही नहीं पाओगे। आप चाहोगे कि मैं भूल जाऊं, लेकिन नहीं भूल पाओगे, माइंड से नहीं निकाल पाओगे। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, आप भूल के दिखा देना। अब ये आती है उत्तर भारत की बात। अब ये भारत को 2 भागों में बांट दिया, ये दक्षिण का हिस्सा था तो इसलिए दक्षिण भारत कहते हैं इसको। अब ये उत्तर में, इसलिए ऊपर वाले को क्या कहते हैं, उत्तरी भारत। क्या कहते हैं, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। अब आप देखो, ये जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब वाला क्षेत्र और ये जो
किन्नौर वाला क्षेत्र ये तो है पर्वतीय मैदान, ये क्या है पर्वतीय क्षेत्र, ये क्या है पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन ये जो बीच का जो क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, मैदानी भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, मैदानी भाग। ये क्षेत्र क्या कहलाता है, मैदानी भाग। ये क्षेत्र क्या कहलाता है, मैदानी भाग, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल प्लेन है, एकदम से प्लेन, और प्लेन होता है उसको क्या कहते हैं, मैदान। तो ये क्षेत्र जो है, ये इधर वाला ये तो पर्वतीय क्षेत्र है, और इधर वाला पूरा का पूरा क्षेत्र ये क्या है, ये उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं हम, उत्तरी भारत का मैदान। अर्थात हम बोल देंगे ये पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र। क्या है, मैदानी क्षेत्र। अब देखते हैं, तो ये देख ली आपने ये बातें, लेकिन अब मैं बात करता हूं कि भारत में मिट्टियां कौन कौन सी प्रकार की पाई जाती है। भारत में मिट्टियां कौन कौन सी प्रकार की पाई जाती है। तो भारत में मिट्टियां विशेष रूप से 6 प्रकार की पाई जाती है, विशेष रूप से 6 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहली मिट्टी को देखेंगे हम, जलोढ़ मिट्टी। क्या देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी क्या बला है भाई, तो जलोढ़ मिट्टी क्या बला है, तो जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर से की घिसावट के बाद में इस मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा निर्मित होती है, नदियों के द्वारा निर्मित होती है। अब दूसरी मिट्टी की बात आती है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की जब बात आई, अब ये बनेगी कैसे काली मिट्टी, तो हम इस जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में ज्यादा डिटेल देखेंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए, इसलिए इसकी डिटेल हम ज्यादा देखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों से बन गई। काली मिट्टी किससे बनेगी, ज्वालामुखी। आपने नाम सुना होगा, ज्वालामुखी धरती के गर्भ में दबा हुआ लावा तरल पदार्थ जब धरती की ऊपरी परत को फाड़ करके ऊपर निकलता है, तो ऊपर जो निकलता है तरल पदार्थ उसको कहते हैं हम मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा, लावा। और वो जब ठंडा होकर के भू सतह पर आता है तो उससे जो बनती है मिट्टी, वो मिट्टी बनती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। उसके बाद तीसरी बात करें, तीसरी कौन सी होगी, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी की बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद तीसरी, ये राजस्थान का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र कैसा होता है, वहां पर बालू रेत पाई जाती है। तो आपने देखा हो राजस्थान में एक रेगिस्तान पाया जाता है, वो थार का रेगिस्तान होता है। कौन सा है, थार का। इसलिए रेगिस्तान को क्या बोलते हैं, मरु स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, मरु स्थल। अर्थात वहां कोई भी फसल उपजाऊ नहीं होती, मतलब उपज नहीं हो सकती है वहां पर। तो जहां पर कोई फसल बो ही नहीं जाती है, उगेगी कैसे, तो ऐसी स्थिति में घास फूस भी नहीं उगती वहां पर। तो ऐसी स्थिति अर्थात ऐसे भू क्षेत्र को हम क्या कह देंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र कह देंगे। तो हम जब मरुस्थलीय आए तो हम बोलेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और उसके बाद में चौथे नंबर की आपने देखा, यहां पर पर्वत है, यहां पर क्या है, पर्वत है। तो पर्वत पे भी तो कोई मिट्टी पाई जाएगी। अब उस पर्वत पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको कह देते हैं पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। क्या कह देंगे, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद में पांचवी आती है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी के बाद में आती है छठे नंबर की लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। एक मिट्टी और होती है लेकिन उसको हम विशेष रूप से नहीं रखेंगे, दलदली मिट्टी। जहां दलदल होता है ना उसको कह देंगे हम दलदली मिट्टी। एक मिट्टी और होती है लेकिन उसके नाम नहीं लिखेंगे। तो ये मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इन मिट्टियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो जलोढ़ और काली मिट्टी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमने इतनी बात समझ लिए, अब आगे चलते हैं। मैं एक बात तो करूंगा जलोढ़ की। किसकी बात करूंगा, जलोढ़ की। दूसरी बात करूंगा मैं काली की, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की। सबसे नंबर पहला पॉइंट,
सबसे नंबर पहला पॉइंट, जलोढ़ में देखो, जलोढ़ मिट्टी बन कैसे रही है? नदियों से बन रही है। किससे बन रही है? नदी से बनी। किससे बनी? नदी से बनी। तो जलोढ़ मिट्टी बनी कैसे? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब काली मिट्टी बनी कैसे? काली मिट्टी ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, अर्थात ज्वालामुखी से बनी है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। अब दूसरी अगर बात कर लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी पाई कितने भाग पर जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी 40% भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कितने भूभाग पर पाई जाएगी? 40% भूभाग पर पाई जाएगी, भूभाग पर पाई जाएगी। और काली मिट्टी कितने भूभाग पर पाई जाएगी? 18.5% भूभाग पर पाई जाएगी, भूभाग पर पाई जाएगी। देखो बात इतनी है कि रटने से काम नहीं चलेगा आपका। अब समय बहुत बदल चुका है, आपको समय के साथ बदलना ही होगा, रटन विद्या छोड़नी होगी आपको, तभी आपका मानसिक विकास होगा, तभी आपका मानसिक विकास होगा। रटन विद्या से होता है क्या है? व्यक्ति मानसिकता से अपाहिज बन जाता है। शरीर से तो भाई स्वस्थ रहता है बिल्कुल, लेकिन मानसिकता से क्या बन जाता है? अपाहिज बन जाता है। वो ज़्यादा कुछ सोच समझ नहीं पाता है, शब्दों को रीअरेंजमेंट नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार से हमारा मानसिक विकास करने के लिए हमें समझना पड़ेगा, और समझने के लिए ज़्यादा दिमाग प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर समझ लिया ना आपने, फिर भूलने वाले नहीं हो। और मैं बोल रहा हूँ ना, आज की क्लास में भूल के दिखाओ। आप क्या दिखाओ? भूल के दिखाओ। मैंने बोला है कि यहाँ पर क्या है, पठारी क्षेत्र 27% है, पर्वतीय क्षेत्र कितना 30% है, वन क्षेत्र 33% है, और मैदानी क्षेत्र 43% है। नीचे वाले हिस्से को दक्षिण भारत कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी भारत। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, तो यहाँ पूरा का क्या मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। और राजस्थान के क्षेत्र में क्या है? मरुस्थलीय भूमि है। क्या है? मरुस्थलीय भूमि है। अब इसको पूर्वी तट बोलेंगे, पूरब में है इसलिए। इसको पश्चिमी तट बोलेंगे, पश्चिम में है इसलिए। इतनी बात आई समझ में? और मिट्टियां देखिए, जलोढ़ मिट्टी देखी, काली मिट्टी देखी, और यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी देखी, पर्वतीय मिट्टी देखी, लाल और लेटेराइट मिट्टी, 6 प्रकार की हमने मिट्टी देख ली। एक और होती है दलदली मिट्टी, अगर आपके क्वेश्चन में आती है तो हम ये अंतर देख रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। और तीसरी बात अगर हम कर लें, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। और काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। नाम ही अच्छे से दिख रहा है उसका, काला। क्या है? काला। अब आपको ध्यान में रखना होगा ये बात कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। क्यों होता है भूरा? क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो घिसा घिसा करके इसका कलर बदल जाता है, भूरा हो जाता है। लेकिन ज्वालामुखी उद्गार से बहुत गर्म हुई होगी, वो तरल मैग्मा पदार्थ बहुत गर्म रहता है। अब वो ठंडा होगा तो गर्म चीज जब होती है तो काली अपने आप पड़ जाती है, गर्म चीज अपने आप काली पड़ जाती है। जैसे कि लकड़ी जलती है, वो बहुत गर्म हो जाती है तो उसका कोयला बन जाता है, तो कोयला बनता है तो वो क्या होता है? काला ही होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? काली का काला। और जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा। अब चौथे अगर अंतर की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। किसमें? ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि जब नदी के द्वारा बहाकर लाई जाती है तो उसमें सड़े गले क्या होंगे? कार्बनिक पदार्थ होंगे, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होंगे, और उनके माध्यम से ही इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। फास्फोरिक अम्ल होता है इसमें, इसमें और क्या होता है? फास्फोरस होता है, इसमें और क्या होता है? फास्फोरस। और क्या होता है? चूना होता है। और क्या होता है? चूना होता है। तो ये तीन चीज किस में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तीन चीज किस में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। अब चौथे अगर अंतर की बात कर ले तो काली मिट्टी में क्या पाया जाएगा? तो काली मिट्टी में इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। लौह तत्व की अधिक मात्रा होती है इसमें। किसमें? काली मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें ह्यूमिक, फास्फोरस और चूने की मात्रा अधिक होती है। अगर मैं पांचवें नंबर की बात करूं, इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम क्या है?
तो जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम क्या है? एक तो खादर है, क्या है? खादर और बांगर। लेकिन इसका एक और क्या नाम है इसके नाम है, इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी। तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी। अब ये कौन कौन से स्थान पर पाई जाएगी? ये जो जलोढ़ मिट्टी कौन कौन से स्थान पर पाई जाएगी? तो ये जब नदियों के द्वारा बनती है, तो इसका मैं पॉइंट इधर लिख रहा हूं, छठे नंबर का। क्या लिख रहा हूं? छठे नंबर का। जब जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बनती है तो आप मुझे बताओ, गंगा यमुना जो क्षेत्र है, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। क्यों? नदियों के द्वारा बन रही है, तो नदियां बहाकर लेके आएगी, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर ये पाई जाएगी पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। और यहां से निकलती है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो जब नदियां यहां से निकलती है, तो ये जो पूर्वी तट क्षेत्र है, ये भी क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ होगा, क्योंकि इधर गोदावरी बहकर इधर जा रही है, यहां पर समुद्र में मिल जाती है। कृष्णा नदी जा रही है इधर और समुद्र में मिल जाती है। कावेरी नदी जा रही है, समुद्र में मिल जाती है। तो जब ये बहाकर लेके जाएगी मिट्टी को, तो कहां बिछा देगी? पूर्वी तट पर बिछा देगी। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहां पाई जाएगी? तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। मध्य प्रदेश भी है भाई साथ में, छत्तीसगढ़ भी है साथ में। क्या है? छत्तीसगढ़। और साथ में महाराष्ट्र भी है। क्या है? महाराष्ट्र भी है। तो ये 6 अंतर हो गए। अब 7वां देखो अंतर कौन सा है? 7वां, ऐसे रटने पर आप इतने अंतर नहीं बता पाओगे। अब 7 में से आपको 4 ही याद करना है। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको 4 ही याद करना है। तो यहां पर देखो आप, तो इसमें क्या होगा? 7वां अंतर, ये जलोढ़ मिट्टी है ना, गेहूं के लिए बहुत उपयोगी है। गेहूं के लिए क्या है? उपयोगी है, क्योंकि गेहूं सबसे ज्यादा होता है इस जलोढ़ मिट्टी में। क्या होता है? गेहूं। और यहां पर क्या होगा? काली मिट्टी के लिए क्या होगी? वो कपास होगा। भैया कपास के लिए बहुत उपयोगी है। तो कपास के लिए बहुत उपयोगी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को एक और क्या नाम दे देते हैं? कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं। तो ये अंतर है। अब ये अंतर मैंने अपने मन से नहीं बोले आप, तो क्यों? क्योंकि ये बनावट के आधार पर बोले। फिर देखो, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी से हुआ, तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ। जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में 40% भूभाग पर पाई जाती, तो ये काली मिट्टी 18.5% भूभाग पर पाई जाती। जलोढ़ मिट्टी का रंग भूरा होता है, तो काली मिट्टी का रंग काला होता है। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस फास्फोरस चूने की मात्रा अधिक होती है, तो काली मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है? एक और खादर और बांगर। ये खादर और बांगर को भी हम समझेंगे। तो काली मिट्टी का नाम क्या है? रेगूर है। अब जलोढ़ मिट्टी पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा और ये आंध्र प्रदेश और उसके बाद में ये उड़ीसा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर काली मिट्टी किस में पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पाई जाएगी। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं सबसे ज्यादा उपयोगी फसल है गेहूं के लिए, तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो हमने कितने देख लिए? 7 अंतर देख लिए। तो इन 7 अंतर को देखने के बाद आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट। ये आपको अंतर नहीं मिलेंगे कहीं भी, आपको ढूंढोगे तब भी, क्योंकि ये बेसिक जानकारी होती है, तब ही हम इनको अंतर को लिख पाएंगे। तो इतना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? इनको मिटा रहा हूं। अब और बात आती है, और क्या बात आती है? और भी बात आती है, तो और क्वेश्चन बनाते हैं हम इसमें। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर अगर क्वेश्चन आया तो हम बना लेंगे। अगर ये पूछेगा आपसे, ये पूछेगा बताइए कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इतने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं पठारी क्षेत्र कितना है? 27%। पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 30%। और वन क्षेत्र कितना है? 33%। और मैदानी क्षेत्र कितना है? 43%। अब बात आती है क्या कि मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन क्या होता है? तो आप देखो, मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है?
क्वेश्चन पूछेगा मृदा अपरदन के कारण बताइए। सबसे पहले तो मैंने बोल दिया मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं, मृदा के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। अब इनके कारण, मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण मृदा अपरदन के कारण, फिर बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन बन रहा है ये मृदा अपरदन के कारण। सबसे पहले कारण देखेंगे अधिक वर्षा। क्या बोलेंगे, अधिक वर्षा। अब अगर अधिक वर्षा हुई तो मुझे बताओ मिट्टी कटेगी या नहीं कटेगी। अधिक वर्षा के कारण नदियां भयंकर चढ़ेंगी। क्या चढ़ेंगी, नदियां भयंकर चढ़ेगी और भूमि पर पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा अपने खेतों की जो नदी के आसपास के क्षेत्र रहते हैं वो किनारे टूटते चले जाते हैं। क्या होते जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। और साथ में खेतों में क्या हो जाती है, बिल्कुल ऐसे मिट्टी बह जाती है तो बाद में जो नीचे वाली जो परत बचती है वो कड़क वाली बच जाती है, जो हम जोत करके उसको क्या करते हैं, थोड़ी भुरभुरी टाइप की करते हैं, अर्थात उसमें ढीलापन लाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो पौधों की जो जड़ हैं, फसलों की जो जड़ें हैं, भूमि के नीचे तक पहुंच जाए। अब जैसे ही अधिक बारिश हो गई तो पूरी मिट्टी को बहाकर ले जाएगी। तो अधिक वर्षा भी किसका कारण होती है, मृदा अपरदन का कारण होती है। क्या कारण, मृदा अपरदन का कारण होती है। दूसरी बात क्या होती है, अधिक पशुचरण। अब आप खुद देखो, अधिक पशुचरण भी क्या हो जाता है, मृदा अपरदन का कारण बन जाता है। हमने देखा है घास फूस जितना होता है वो उनकी जो जड़ें हैं वो क्या करके रखती है, मृदा को बांधे रखती है। क्या करके रखती है, मृदा को बांधे रखती है। तो जब अधिक पशुचरण होगा तो उस चारे को हम काट के किसको खिला देंगे, जानवरों को खिला देंगे। अब मिट्टी की क्या हो जाएगी, कसावट कम हो जाएगी, तो जिससे मिट्टी का क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, मिट्टी कटने लगेगी। तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात देखते हैं और अधिक सिंचाई भी होती है, अधिक सिंचाई। अब अधिक सिंचाई से क्या होगा, अधिक सिंचाई से भूनिम्नीकरण होता है। क्या होता है, भूनिम्नीकरण होता है। इसको मृदा अपरदन के कारण नहीं मानेंगे, मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हो सकते हैं नहीं मानेंगे। अब और देखो, और क्या, पवन अपरदन। तो पवन अपरदन भी क्या होता है कि जब भाई मरुस्थली क्षेत्र में जब भयंकर तरीके की हवाएं चलती है तो उनके साथ धूल उड़ती जाती है। क्या होती जाती है, धूल उड़ती जाती है। तो एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह ढेर लगा देती है, एक जगह की रेत दूसरी जगह ढेर लगा देती है। तो ये टीले आपस में हवा के माध्यम से बनते रहते हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो पवन अपरदन भी क्या है, मृदा अपरदन का एक कारण माना जाता है। चौथी बात करते हैं, तापमान भी क्या होता है, मृदा अपरदन का कारण माना जाता है। अब कैसे, मृदा अपरदन का कारण, बहुत भयंकर तापमान पड़ रहा है, बहुत भयंकर तापमान क्या हो रहा है, बहुत भयंकर तापमान है। अब उससे क्या होगा, बड़े बड़े शिलाओं में क्या होगा, क्षय होगा, टूट टूट करके क्या हो जाएंगी, छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाएंगी। और मिट्टियों में भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा तापमान अगर बढ़ा तो मिट्टी भी बिल्कुल सिकुड़ेगी, तो ऐसे दरारें पड़ जाएंगी। अब जब दरारें पड़ती हैं जैसे ही पानी गिरता है, पानी, तो वो मिट्टी कड़क से क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। और मुलायम जब होती है तो वो पानी के साथ में बहती चली जाती है। तो अधिक तापमान भी किसका कारण होता है, मृदा अपरदन का कारण होता है। अब ये हमने कारण देख लिए मृदा अपरदन के। क्या कारण देख लिए, ये कारण देख लिए। अधिक वर्षा मृदा का कारण है, अधिक पशुचरण मृदा अपरदन का कारण है, पवन अपरदन भी क्या है, मृदा अपरदन का कारण है, तापमान भी क्या है, मृदा अपरदन का कारण है। और एक और होती है झूमिंग कृषि। क्या होती है, झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि भी किसका कारण है, मृदा अपरदन का कारण है। अब झूमिंग कृषि क्या होती है, आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वन को काट देते हैं। किसको काट देते हैं, वन को काट देते हैं। अब जब वन को काट देंगे
तो पेड़ पौधों को काट देंगे तो मृदा की कटाई मतलब कसावट कैसे होगी, नहीं होगी ना मृदा की कसावट, तो भैया वो मृदा का अपरदन तो होगा ही होगा। अब क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों को काट करके वहां पर क्या करते हैं, उस मिट्टी को हाँकते हैं, जोतते हैं, क्या करते हैं, हाँकते हैं, जोतते हैं, तो उसकी अकाई जुताई करेंगे। अब उनका क्या होगा, अब उनका क्या होगा, वो घुमक्कड़ टाइप की जातियां होती है, घुमक्कड़ प्रकार की क्या होती है, जनजाति होती है। अब ये एक जगह स्थिर नहीं रहती है, तो 2-3 साल यहाँ कृषि करेंगे, यहाँ से जाकर के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां पर वन काटेंगे, वहां पर क्या करेंगे, वन काटेंगे, वहां अकाई जुताई करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब वन कट जाएंगे तो मृदा की कसावट कम हो जाएगी और उसको हाँक और जोत लेंगे, तो पानी जब गिरेगा तो भी मृदा की क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, मृदा कटाव करने लगेगी। तो झूमिंग कृषि भी किसका कारण है, मृदा अपरदन का कारण है। तो इतने कारण हमने देखे, अधिक वर्षा, अधिक पशुचरण, पवन अपरदन, तापमान और झूमिंग कृषि, ये मृदा अपरदन के कारण माने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम, और कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम, हमारी बात करते हैं और कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं, समोच्च जुताई किसे कहते हैं। भैया ये ढाल है, क्या है, ये ढाल है पर्वत का, क्या है, ये ढाल है इस प्रकार का। अब पानी इधर गिरेगा तो पानी बहकर के इधर आएगा, क्या आएगा, इधर आएगा, क्या आएगा, इधर। अब ये क्या होगा, मिट्टी को बहा करके लेके आएगा। तो समोच्च जुताई मतलब अगर ये ढाल है और हमने कर दी इधर जुताई, क्या कर दी, इधर हल चला दिया, इधर हल चला दिया, इधर हल चला दिया, मतलब पानी का क्या हो गया, अवरोध हो गया। पानी आएगा, थोड़ा सा जो इधर हल चलाया था तो वहां पर क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी इनको, तो पानी थोड़ा सा वहां रुक जाएगा, फिर नीचे वाली लाइन में फिर रुक जाएगा, फिर नीचे वाली लाइन में फिर रुक जाएगा, फिर नीचे वाली लाइन में फिर रुक जाएगा। तो ऐसी जुताई से क्या होता है, ढाल तो ऐसे में है और हमने कैसे जुताई कर दी, इसके समोच्च जुताई करी, क्या करी, इसके समोच्च। तो पानी की गति में क्या होगा, अवरोध पैदा होगा, जिससे कि मिट्टी कटेगी नहीं। इसी चीज को ही क्या कहते हैं हम, इसी तरीके को क्या कहते हैं, समोच्च जुताई कहते हैं। ढाल के समोच्च जुताई कर देना ही क्या कहलाता है, समोच्च जुताई कहलाता है। और क्या है, और हम बात करते हैं सीढ़ीदार खेती क्या होती है, सीढ़ीदार खेती, पट्टीदार खेती क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि सीढ़ीदार और पट्टीदार खेती, अगर एक ढलान वाली क्षेत्र, एक ढलान वाला क्षेत्र है, यहां से अगर आप गिरोगे तो बिल्कुल स्पीड में फिसलते हुए चले जाओगे, बिल्कुल स्पीड में फिसलते हुए चले जाओगे, धड़ाम, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो बहुत स्पीड से जाओगे आप, तो वहां पर आपके लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर वहीं क्या होगा, यहां पर सीढ़ी आ गई, यहां पर सीढ़ी आ गई, यहां पर सीढ़ी आ गई, तो ऊपर से गिरोगे तो नीचे वाली सीढ़ी पर गिरोगे और वहां से थोड़ी गति कम होगी और नीचे वाली सीढ़ी पर गिरोगे और गति कम होगी, तो 3-4 सीढ़ी तक आपकी बिल्कुल गति क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी और वहां पर आप रुक जाओगे। तो इसी प्रकार से पानी दूसरी सीढ़ी पर गिरा, तीसरी सीढ़ी पर गिरा, चौथी सीढ़ी पर गिरा, पांचवी सीढ़ी पर गिरा, तो ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी जब गिरता है पानी तो उस पानी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि मिट्टी ज्यादा नहीं कटती है, मिट्टी ज्यादा नहीं कटती है। तो हम ढलान वाले क्षेत्र पर एक सीढ़ी नुमा आकृति बना करके क्या करते हैं, कृषि करते हैं। इसी को कहते हैं सीढ़ीदार खेती, इसी को क्या कहते हैं, सीढ़ीदार खेती। अब आपको बोल देगा झूमिंग कृषि क्या होती है। झूमिंग कृषि ऐसी कुछ जनजातियां ऐसी होती है जो घुमक्कड़ प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, घुमक्कड़ प्रकार की होती है। वो अपने एक जगह पर बसेरा कर लेती है और उस जगह के वन काट करके, उस जगह करके वन काट करके हाँक जोत लेती है, हाँक जोत लेती है और फिर वह 2 से 3 साल कृषि करेंगी और फिर दूसरी जगह पर चली जाएंगी, वहां पे वन काटेंगी और फिर वहां पे अकाई जुताई करेंगी। तो ऐसी कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। वन काट करके की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। वन काट करके की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। ढलान वाले क्षेत्र में ढलान के समोच्च जुताई करना ही क्या कहलाता है, समोच्च कृषि कहलाता है, समोच्च खेती कहलाता है। ढलान पर सीढ़ी नुमा आकृति बना करके उस पे खेती की जाती है, तो ऐसी स्थिति को सीढ़ीदार खेती कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, सीढ़ीदार खेती कहते हैं।